हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 PA एग्ज़ाम जो कि राजस्थान सर्कल और उत्तराखंड सर्कल में हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था। आज उसके आंसर की को हम लोग जानेंगे। और राजस्थान सर्कल में और उत्तराखंड सर्कल में दोनों ही सर्कल्स में एक ही पेपर था, इसलिए एक ही पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न कि यदि कोई व्यक्ति गलत लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता है तो अधिकतम कितने प्रयास कर सकता है, ये पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत पासवर्ड डालता है, लॉगिन के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को गलत डालता है तो अधिकतम वो 3 प्रयास कर सकता है और उसके बाद में जो आईडी होती है वो डिसेबल्ड हो जाती है, यानी कि लॉक हो जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 में पूछा गया है MIS के एकल खाते में निवेश की अधिकतम सीमा क्या होती है, यानी कि अगर कोई MIS का सिंगल अकाउंट होता है तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल अकाउंट अगर MIS का है तो 4.5 लाख रुपए तक उसमें जमा करवाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर होगा। और अगर जॉइंट अकाउंट होता तो उसकी जो लिमिट है वो 9 लाख रुपये हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मंडलाध्यक्ष कितनी राशि तक के मृतक दावा मामले स्वीकृत कर सकता है, यानी कि अप टू विच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिसीज क्लेम केस। तो डिसीम क्लेम के जो केस होते हैं, यानी कि जो मृतक दावा मामले होते हैं, वो डिवीजन हेड के द्वारा 5 लाख रुपए तक की राशि के स्वीकृत किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति APY यानी कि अटल पेंशन योजना के कितने खाते खुलवा सकता है। तो APY के एक व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट संयुक्त रूप से किसके साथ खोला जा सकता है। जो SC SS के अकाउंट्स होते हैं वो जनरली सिंगल खोले जाते हैं, लेकिन जॉइंट में विद स्पाउस के साथ में खोले जा सकते हैं, यानी कि ओनली विद स्पाउस इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा ओनली विद स्पाउस, केवल पति या पत्नी के साथ में SC SS के जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 2011 के पोस्ट ऑफिस के जो लाइफ इंश्योरेंस है POLI के जो रूल्स हैं उसके नियमों के अंतर्गत बिना मेडिकल करवाए PLI करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू POLI रूल्स 2011 नॉन मेडिकल PLI लगभग मैक्सिमम एज लिमिट जो डिसाइड की गई है इसके लिए वो है 40 ईयर्स, यानी कि अधिकतम 40 ईयर्स का व्यक्ति POLI रूल्स 2011 के अंतर्गत नॉन मेडिकल PLI इशू करवा सकता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि PLI RPLI सेल्स फोर्स अपना बिजनेस कहाँ से ले सकते हैं। तो PLI RPLI की जो सेल्स फोर्स हैं वो अपना बिजनेस डिवीजन के अंतर्गत कहीं से भी ले सकते हैं, यानी कि विद इन डिवीजन होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि कोई इंश्योरेंट किसी नई इशू की गई पॉलिसी को कैंसिल करवाने के लिए पोस्टमास्टर या CPC के इंचार्ज को कितने दिनों के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है फिर वो मना करता है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी है, तो कैंसिलेशन के लिए वो विद इन 30 डेज में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि EA पॉलिसी जो होती है उसे कितने वर्ष बाद सरेंडर करवाया जा सकता है। तो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को 3 वर्ष के बाद में सरेंडर करवा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पर कितने वर्षों के बाद लोन दिया जा सकता है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है उस पर 4 वर्ष के बाद में लोन की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है किसी पत्र के पुनः निर्देशन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है। तो रिडायरेक्शन फीस किसी भी लेटर के लिए नहीं ली जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वे डाकघर जो कि रविवार और अन्य पोस्टल छुट्टी वाले दिन खुले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस होती हैं वो वर्किंग डे के अलावा रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी खुले रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर नाइट पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय तक खोले जा सकते हैं। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम 5 घंटे तक खोली जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन की छाप आवश्यक रूप से किस रंग की होनी चाहिए। तो फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप होती है, इंप्रेशन होता है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है, यानी कि चमकीले लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि डाक वस्तुओं को वापस मंगवाने की अनुमति कौन प्रदान करता है। तो रिकॉल करना है अगर किसी पोस्टल आर्टिकल को, तो इसकी जो परमिशन है वो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा डिविजनल हेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है किसी पत्र का अधिकतम भार कितना होता है। तो लेटर के लिए मैक्सिमम वेट का जो लिमिट है वो है 2 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि विदेश में जाने वाले पार्सल पर पुनः पैक करने का शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है। तो विदेश में जाने वाले पार्सल पर पुनः पैक करने का जो शुल्क है वो एक बार ही लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि CRC एयर या सरफेस से आगे बैग भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसे बैग भेजती है। तो CRC होती है वो बैग्स भेजती है ट्रांजिट ऑफिस के लिए, और ट्रांजिट ऑफिस उनको फर्दर आगे ट्रांसफर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा किसी अन्य विभागीय कर्मचारी के साथ कैश ले जाने की सीमा क्या है। तो एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ में मैक्सिमम जो रिवाइज रेमिटेंस की जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 लाख रुपए तक वो कैश ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रधान डाकघर में एसओ समरी कौन बनाता है। तो हेड ऑफिस में जो एसओ समरी है वो बनाते हैं सब अकाउंट असिस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बीओ समरी कौन से फॉर्म में बनाई जाती है। तो बीओ समरी है वो ACG 22 होगा इसका सही आंसर। ACG बीओ समरी एक्चुअल में ACG 3 में बनती है, बीओ के डेली अकाउंट्स हैं वो बनते हैं ACG 22 में। तो बीओ समरी होगा या इसकी जगह पर होगा बीओ अकाउंट। अगर बीओ अकाउंट है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ट्रेजरर की कैश बुक होती है वो निम्नलिखित में से किस फॉर्म में बनाई जाती है। तो ट्रेजरर की जो कैश बुक है वो बनाई जाती है ACG 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि वैल्यूएबल पार्सल जिनका पता पोस्ट रेजिस्टेंट होता है प्राप्तकर्ता ऑफिस द्वारा कितने दिन तक रोके जा सकते हैं। यानी कि जो BP के आर्टिकल्स होते हैं अगर उन पर उनका पता होता है पोस्ट रेजिस्टेंट है तो उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस में 7 डेज तक होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है कि विदेश में भेजे जाने वाले पार्सल के कम से कम आयाम क्या होनी चाहिए। तो विदेशी जो पार्सल होते हैं फॉरेन पार्सल होते हैं उनकी जो मिनिमम डायमेंशंस की जो लिमिट होती है वो होती है 90 × 140 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया वर्तमान में कितने प्रकार के कस्टम फॉर्म्स उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म एक्चुअल में 2 प्रकार के ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 2 प्रकार के कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं। तो UPU के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो प्राइमरी डाटा सेंटर है वो नवी मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि भारतीय डाक विभाग का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कितने साइक्लोज में बनाया गया है, यानी कि उसके कितने पार्ट्स हैं ये पूछा गया है। तो इसके जो टोटल खंड है या पार्ट्स हैं वो है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय डाक विभाग के IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का डेटा रिकवरी सेंटर मैसूर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि SAP की जो DPMS में काम करने के लिए SAP के कौन से विकल्प में सेट ओपन करना पड़ता है। तो जब SAP को ओपन करते हैं तो उसमें एक कमांड होती है ECP, इसके बाद में ही DPMS में काम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि SAP में प्राप्त की गई सामग्री के बीजक बनाने का लेखांकन करने के लिए कौन से T कोड का प्रयोग किया जाता है। तो चेक अकाउंटिंग के जो इन्वॉइसिंग के आर्टिकल्स हैं उनको रिसीव करना है अगर SAP में, तो इसके लिए जो कमांड्स हैं यानी कि जो T कोड है वो है एक्चुअल में MD51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि CSI में किसी डाकघर की दैनिक लेन देन रिपोर्ट कौन से ट्रांजेक्शन कोड के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो CSI में डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकालनी है तो उसका नाम होता है, उसके लिए जो कमांड्स होती है वो होती है ZFR डे न्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सीएसआई में बीओ को डाक टिकट भेजने के लिए कौन से कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर रेमिट करनी स्टाम्प्स बीओ के लिए तो सीएसआई में एक कमांड होती है जिसे MIGO के नाम से जानते हैं, मीगो भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भारतीय डाक विभाग का इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर एक्चुअल में अभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है वो है वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि सीएसआई का वेंडर कौन है। सीएसआई के लिए जो वेंडर है वो है टीसीएस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग को कौन सी टेलीकॉम कंपनी प्राइमरी नेटवर्क प्रदान करती है। तो NSP 1 देने की जो जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को वो है BSNL, यानी कि BSNL देता है डाक विभाग को प्राइमरी नेटवर्क, यानी कि NSP 1 प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में कि शॉर्टिंग केस में दी गई सिक्वेंस पिछले कितने वर्षों के वास्तविक ट्रैफिक पैटर्न पर आधारित होती है। तो जो सिलेक्शन प्रोवाइड ऑन द सॉर्टिंग केसेस शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंप और सील्स आवश्यक रूप से RMS और सॉर्टिंग ऑफिस के सेट में उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक्चुअल में डेट स्टैंप, नेम स्टैंप और डेट सील सभी RMS के सॉर्टिंग ऑफिस के जो सेट्स होती हैं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा जाता है। तो मेल एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है HSA के द्वारा, यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि CRC के प्रत्येक सेट में खोले जाने वाले बैगों का ब्यौरा किस में होता है। तो CRC में जितने भी बैग्स हैं उनको खोलने का जो ब्यौरा है वो मिलता है कहाँ पर, तो वो मिलेगा आपको ड्यू मेल शॉर्टिंग लिस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में एक ट्रेजरर की जो पासबुक है वो कौन से फॉर्म में बनाई जाती है। ट्रेजरर पासबुक है वो बनाई जाती है ACD 8 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि कैश में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र होने चाहिए। तो अगर कोई प्रीपेमेंट और पोस्टेज इन कैश करना चाहता है तो मिनिमम उनके पास में 500 आर्टिकल्स पोस्ट करने के लिए होने ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का एक तिमाही का किराया कितना होता है। तो पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का जो एक तिमाही का किराया होता है वो होता है 50 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर कितने डिनोमिनेशंस में उपलब्ध होते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर 8 डिनोमिनेशंस में उपलब्ध होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स अभी उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि बीपी आर्टिकल्स पर प्राप्तकर्ता से विलंब शुल्क कितने दिन बाद लिया जाता है। तो जो डीमर्ज चार्ज है बीपी आर्टिकल्स पर वो 7 दिन के बाद में लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पोस्ट अंतर्देशीय पोस्ट की कौन सी सेवा के समकक्ष है। यानी कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पोस्ट होता है, प्रिंटेड पेपर होते हैं, ऐसी ही सर्विस इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि बल्क बैग सिस्टम में प्रिंटेड पेपर को बल्क बैग फैसिलिटी देने के लिए कौन प्राधिकारी सक्षम है। तो बल्क बैग फैसिलिटी प्रिंटेड पेपर्स के लिए अगर देनी है किसी को, यानी कि बल्क बैग सिस्टम अगर किसी को लेना है तो उसके लिए जो परमिशन मिलती है वो मिलती है हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि फॉरेन पैकेट जिसमें ब्रेल लिपि का मटेरियल हो उसमें भार की अधिकतम सीमा क्या है। एक्चुअल में BLP पूछा गया है, तो ब्लेंड लिटरेचर के जो पैकेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम वेट होता है 7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि एयरोग्राम की अधिकतम भार सीमा कितनी है। तो एयरोग्राम के लिए जो अधिकतम भार सीमा होती है वो होती है 3 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि किसी बीओ में अधिकतम कितने मूल्य के फॉरेन पार्सल बुक किए जा सकते हैं। तो किसी भी बीओ में अधिकतम 600 रुपये के जो फॉरेन पार्सल्स हैं वो बुक किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल के जो 50 क्वेश्चन हैं राजस्थान सर्किल और उत्तराखंड सर्किल के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।